सो स्टूडेंट्स अगेन आज हमने करना है इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. So to start the topic, first I would like to revise your concept of electric field lines. माइकल एक हम बात करते हैं कि एक चार्ज के अराउंड वो सर्टेन रीजन जहाँ पर उस चार्ज का इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका रीजन होता है जिसपे उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं. सो अब माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम उसके लिए यूज करते हैं वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. और हमने एक पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर टेस्ट चार्ज को रख के देखा था और हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं कि जब आपके पास एक चार्ज है उसके अराउंड डिफरेंट पॉइंट पे व्हेन यू प्लेस द टेस्ट चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है उन इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम ड्रॉ कर लें लाइंस के थ्रू तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं. अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आप डिफरेंट पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख के देखो तो वो हर पॉइंट पे उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल बी आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं. और जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं उतना ज़्यादा आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है. जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो थोड़ी कम क्लोजर है, उनके दरमियान गैप ज़्यादा है. सो दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, जितनी क्लोज होंगी, उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. और अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फील्ड ड्रॉ करें, यानी कि डाइपोल की फील्ड ड्रॉ करें, तो आपके पास इट सीम्स लाइक कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पॉजिटिव लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं एट द नेगेटिव चार्ज. और अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखते हो तो आपको पता है कि इसके दरमियान एक थोड़ा सा रीजन वो आता है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये दोनों चार्जेस की फील्ड दरमियान में एक दूसरे को क्या कर रही होती है, कैंसिल कर रही होती है. दरमियान में एक नल फील्ड का रीजन आता है. ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक दो पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट थे जो आपने ऑलरेडी इंटर में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ रिवाइज कराए हैं. और अगर लेट्स सपोज यहाँ पर किसी पॉइंट पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी फाइंड आउट बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ठीक. उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो हम जब शुरू करेंगे उसमें बेसिकली हमने करना है ये कि हमने शुरू करना है डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब हमने डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करना है, सो उसमें हम डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है. सो जब आपने डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके पास जो भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के साथ हमारा कंसर्न नहीं है. वी विल जस्ट डील विद द इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स के हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देखेंगे सोर्स के. अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं एट द पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं एट द नेगेटिव चार्ज. सो अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, इसका मतलब है कि वो किसी पॉजिटिव सोर्स से ओरिजिनेट हो रही हैं और किसी नेगेटिव सोर्स की तरफ एंड हो रही हैं. हमने सोर्स को शो नहीं किया. हमने दो पॉइंट्स देखने हैं यहाँ पर. we will see a point charge in an external electric field and then we will jump to the dipole in an external electric field. A point charge in an external electric field. या फिर आप पूछ you can be asked you are asked what happens when a point charge is placed in an external electric field. External electric field means that field which is not due to the चार्ज क्यू, यानी उस सेम चार्ज की वजह से अगर एक चार्ज क्यू है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात नहीं कर रही. हम एक क्यू चार्ज को किसी और सोर्स की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं. तो तब आपके पास, यानी इस डायग्राम से मैं शो कर सकती हूँ, ये कोई नेगेटिव चार्ज क्यू है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रही हैं और नेगेटिव चार्ज क्यू को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस किया है. तो आपके पास
पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि आपने एक पॉइंट चार्ज को किसी और सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है and the electric force F is equals to Q into E. F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है. अब जो हमने पहले पढ़ा था ना F ये वो, अब ये इस चार्ज एक चार्ज है जिसको आपने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, उसके अंदर आपने जब Q चार्ज को प्लेस किया है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी? F होगी. F is the electric force that is acting on this charge Q, and so आपके पास F इज इक्वल्स टू Q इंटू E. अब Q क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड है. आप इसका साइन अगर यहाँ पर इंक्लूड करें तो F और E क्या है? दो वेक्टर्स हैं. F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर आपके पास दोनों चार्जेस जो हैं, अब ये जो F और Q के दरमियान रिलेशन फिर क्या बनता है? लेट्स सपोज Q अगर 2 है तो F बन जाएगा 2 इंटू E. अगर Q पॉजिटिव है तो F इज इक्वल टू 2 इंटू E हो जाएगा. यानी E जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है, और अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई होगी. F और E are the vectors for the electric force and electric field. Q is the magnitude of the charge, और Q पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी अगर आपके पास Q एक पॉजिटिव चार्ज है. अगर आप इसे वेक्टर्स के थ्रू देखना चाहो तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा, और अगर आप इसे डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सेम होगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी अगर Q एक नेगेटिव चार्ज है. ये देखें, अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं किसी पॉजिटिव सोर्स से और एंड होती हैं किसी नेगेटिव सोर्स पे. इसका मतलब है अगर मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखूं तो इस हमारे पास हमने सोर्स को शो नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पर कोई लेफ्ट साइड पे कोई पॉजिटिव सोर्स है और राइट साइड पे कोई नेगेटिव सोर्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव साइड से लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट हो रही हैं और राइट साइड पे एंड हो रही है. अब जब मैं इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज Q रखूंगी तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो नेचुरली किस डायरेक्शन में लगेगी? जाहिर है आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट साइड पे अट्रैक्ट होगा. वो इसलिए इस E और इस F की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. अगर आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो हमने पहले कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी पॉजिटिव सोर्स से ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं. यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये किसी पॉजिटिव साइड से शुरू हो रही है, यानी इसके बैकग्राउंड पे अगर कोई सोर्स होगा तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा. तो अगर हम इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो फिर उधर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी. यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज को शो किया था. सो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के opposite लगेगी, because the electric field lines originate from the positive source or end at the negative source. So if we place a negative charge in a uniform electric field line, we see that electric charge will experience a force which will be opposite to that of the electric field lines. ये क्या है? अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर हम एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल क्या होता है? A dipole is a configuration of two equal and opposite charges. Dipole आपके पास equal और opposite charges की एक configuration है which are separated by some distance. आप डाइपोल को ना एक जैसे एक रॉड के एंड्स पे, दोनों एंड्स पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक रॉड लें और उसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट कर लें, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज कनेक्ट कर लें और उनको अपनी पोजीशंस पे फिक्स कर लें, तो आपके पास एक डाइपोल बन जाएगा, एक रिजिड डाइपोल बन जाएगा. सपोज द डाइपोल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड स्ट्रक्चर मीन ये कि आपके पास डाइपोल को अगर आप मूव करते हैं तो वो अपने सेंटर के अराउंड फिक्स रहते हैं. यानी अगर दोनों चार्जेस के दरमियान Q और नेगेटिव Q के दरमियान D डिस्टेंस है तो उनका सेंटर किधर आएगा? D/2 एक तरफ और D/2 एक तरफ. वो अपने सेंटर के अराउंड फिक्स रहते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे आप रिजिड बॉडी पढ़ते थे उसमें मैस में और इस तरह कि आपके पास ऑब्जेक्ट के मूव करने या रोटेट करने से उसके अंदर जो मैसेज होती हैं वो मूव नहीं करती. जैसे यू योर सेल्फ इज अ रिजिड बॉडी, ऐसा नहीं होता कि आपने इधर उधर मूव किया तो आपके जो ये लंग्स और जो स्टमक है वो भी आपके साथ मूव नहीं करते. दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन. यू आर अ रिजिड बॉडी योरसेल्फ. सो
एक डाइपोल भी क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ले रहे हैं जहाँ पर जो Q और माइनस Q है वो अपनी अपनी, यानी एक डाइपोल के स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें हैं वो फिक्स है। डाइपोल जब भी मूव करेगा एज अ होल मूव करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक डाइपोल में क्यू चार्ज कहीं मूव कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहीं मूव कर जाएगा। ये दोनों अपने सेंटर के अराउंड फिक्स हैं। आपने डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पॉजिटिव चार्ज कहीं और नेगेटिव चार्ज कहीं और मूव नहीं करेगा, वो अपने सेंटर के अराउंड फिक्स हैं, एक रिजिड बॉडी के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सो जब हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल की डेफिनेशन ही क्या है कि अ डाइपोल इज द कन्फिगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इसका मतलब है दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं। क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं सो अगर हम सेपरेटली दोनों पे फोर्स देखें तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये P क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी हमने पहले डिफाइन किया था। सो P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी में आप देख लो कि जो P वेक्टर है वो माइनस से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, यानी P की डायरेक्शन हमने डिफाइन की थी फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और जो इस वक्त हमने डाइपोल रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल थीटा बना रहा है। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल हैं। जब ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो आपके पास अगर देखा जाए तो ये डाइपोल जो है इसकी कन्फिग्रेशन सारी इसके साथ क्या एंगल बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया पर कैसे लिखा है, आपके पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सो दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। Q भी सेम है, E भी सेम है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो आपके पास जो नेट फोर्स है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ये इक्वल होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में लगेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव चार्ज इधर को मूव कर जाए और पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव कर जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि डाइपोल इज टेकन एज अ रिजिड स्ट्रक्चर। सो डाइपोल को जब हम रिजिड ले रहे हैं, अपनी पोजिशन पे फिक्स्ड ले रहे हैं, सो इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों अपने सेंटर के अराउंड फिक्स है। जब ये अपने सेंटर के अबाउट फिक्स है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स तो जीरो आएगी, लेकिन आपके पास जो इक्विलिब्रियम है उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर यहाँ पर इसके पास ये डाइपोल का सेंटर है और ये डाइपोल के सेंटर पे फिक्स है, अब ये अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहीं मूव नहीं कर सकते, आपने इसको ओवरऑल एक रिजिड बॉडी लिया हुआ है। तो क्या होगा, अगर ये सेंटर पे फिक्स है, इधर फोर्स ये लग रही है, इधर फोर्स ये लग रही है, दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि ये अपने सेंटर के अराउंड फिक्स है। सो ये क्या करेगा, अपने सेंटर के अराउंड इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो आपके पास देर इज नो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बट देर विल बी सम टॉर्क। आपके पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इस एंगल थीटा में। आपके पास देखो तो ये जो P वेक्टर है ये यहाँ से रोटेट होके हो सकता है डाइपोल वहां से यहाँ पर आ जाए। अगर डाइपोल पहले इस तरह से था तो आपके पास ये जो रोटेशन है वो इस तरह होगी कि डाइपोल में ये जो P है हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, ये एंगल थीटा क्या हो जाए, कम हो जाए। ये फोर्स इधर को मूव करेगी, ये फोर्स इधर को मूव करने की कोशिश करेगी, पर क्योंकि डाइपोल एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, अपने सेंटर पे फिक्स है, सो क्या होगा, दोनों चार्जेस तो सेपरेटली मूव नहीं करेंगे पर एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी। रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह होगी कि थीटा एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अब आपके पास क्योंकि सेंटर के अराउंड फिक्स है ना, तो ये वाला ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ये इसका डाइपोल का सेंटर शो करने के लिए की है कि आपके पास जो टॉर्क आएगा, टॉर्क आपको पता होता है आर एफ साइन थीटा। आर क्या होता है, आर होता है रोटेशनल, नहीं आर होता है मोमेंट आर्म होता है। मोमेंट आर्म का मतलब होता है जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से लेकर
पिविट पॉइंट तक का डिस्टेंस। पिविट पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके अराउंड रोटेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे एक दरवाजा है तो उसका पिविट पॉइंट कौन सा है? वो जो जहां पर वो वॉल के साथ फिक्स है वो उसका पिविट पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने कहा है कि डाइपोल अपने सेंटर के अराउंड फिक्स है। ये जो डॉटेड लाइन शो की है ये जो डॉटेड लाइन शो की है यहाँ पर ये इसका सेंटर है। सो यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेकर जहां तक फोर्स लग रही है इसके दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा? d/2 आएगा। और ये वाला डिस्टेंस भी कितना आएगा? d/2 आएगा। सो आपके पास अगर आप टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करोगे तो टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, या फिर टॉर्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ साइन थीटा। सो आपके पास जो टोटल टॉर्क है वो जीरो नहीं आएगा, वो कितना आएगा? टोटल टॉर्क आएगा आर इंटू एफ साइन थीटा प्लस आर इंटू एफ साइन थीटा। तो आर कितना होगा? ये d/2। तो आपके पास जो टॉर्क बन जाएगा वो आ जाएगा d/2 एफ साइन थीटा प्लस d/2 इंटू एफ साइन थीटा। तो एफ किसके इक्वल था? एफ आपने यहाँ पर देखा था, एफ की वैल्यू क्या थी? Q इंटू ई थी ना। एफ हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। सो आपके पास टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा? आप इसको करके देख लो। टॉर्क आपके पास एक चार्ज के ऊपर जो टॉर्क है वो क्या होगा? आर इंटू एफ साइन थीटा। और आर किसके इक्वल है? d/2 के। और एफ किसके इक्वल है? क्यू ई के। सो आ जाएगा d/2 क्यू ई साइन थीटा प्लस d/2 क्यू ई साइन थीटा। बाकी सारी टर्म्स कॉमन है। d/2 और d/2 क्या हो जाएगा? ऐड होके d आ जाएगा। सो क्यू डी ई साइन थीटा। सो क्यू इंटू डी को अगर आप देखो तो वो किसके इक्वल होता है? p के इक्वल होता है। p क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है whose vector is from negative to positive, p की वैल्यू होती है q इंटू डी। सो इस q इंटू डी की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? p आ जाएगी। सो आपके पास सो q इंटू डी की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? p। एंड इन द केस आपके पास p e साइन थीटा आएगा। तो अगर उसको आप क्रॉस वेक्टर की प्रोडक्ट में लिखो तो आप लिखोगे टॉ इज इक्वल्स टू p क्रॉस e। सो आपके पास टॉ क्या आ जाएगा? p क्रॉस e, यानी p और e वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो तो आपके पास क्या आएगा? टॉर्क आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको हाथों से अगर नहीं भी शो कर सकती तो आप ये देखो, आपके पास हमारे पास जो डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट में वो हम लेते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू। आप अपनी फिंगर्स को प्लेस करेंगे अलोंग पी वेक्टर और उनको ई की तरफ कर्ल करेंगे। अगर आप अपनी फिंगर्स को पी की तरफ रख के ई की तरफ कर्ल करें तो जो थंब है वो आपके पास इन टू द पेज आएगा। इन टू द पेज मतलब कि आपके पास जो वेक्टर आएगा टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो इन टू द पेज आएगी। और उसके यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन मीटर होते हैं। यहाँ तक आप जरा 1 मिनट में आपको देती हूँ। आप इस जो कैलकुलेशन में मैंने 2 स्टेप किए इसको एक दफा देख लो, यही होगी लेकिन आप एक दफा देख लो। और टॉर्क किसके इक्वल आएगा? P क्रॉस E के। दैट मीन्स टॉर्क जो है दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जो प्रोडक्ट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर इज फाउंड using the right hand rule. You place your fingers of the right hand in the direction of the electric dipole and you will you place your fingers of the right hand in the direction of the electric dipole moment and curl your finger in the direction of the electric field. Your thumb will point out the direction of torque which will be into the page. So torque will be into the page. मैम ये जरा बता दें कि क्यू डी पी के इक्वल कैसे आता है? When we defined electric dipole and electric dipole moment in the maybe in the previous lecture और उससे भी पीछे लेक्चर में आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल शायद मैं आपको डिफाइन किया था, मेरा ख्याल है अगर नहीं भी किया तो मैं कर देती हूँ। हम डिफाइन करते हैं, अगर सॉरी इफ आई मिस जी कर दिया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कन्फिगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d and we define both these quantities with a new parameter. हम दोनों quantities को देखो, चार्ज दो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट which are separated by some distance d. So if we want to define both quantities at a time, so we define a new quantity called as electric dipole moment p
स्मॉल p इज इक्वल्स टू q इंटू डी। q क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, d क्या है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी शायद करने के लिए दिया था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। तो बेटा दोनों के दरमियान इक्वल, सॉरी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, साइन ऑपोजिट है। सो आपने किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है, कई बच्चों ने 2 इंटू ई करके लिखा हुआ था। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, so these makes this make a dipole, and when this makes a dipole, तो both have we see that two equal and opposite charges separated by some distance, so p is equals to q into d। so आपने किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है, 2 लगाने की जरूरत नहीं है। so p is equals to q into d है, स्मॉल q इंटू डी, स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और ये जो p है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होता है, q इंटू डी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। मैम ये टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, एक बार दोबारा बता दें। बेटा टॉर्क की डायरेक्शन ये वैसे भी जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वी यूज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर। आपने पढ़ा हुआ है ए क्रॉस बी, आपके पास अगर वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स हैं, उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो आप जो उनका प्रोडक्ट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अपने फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं, एंड योर थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर। यहाँ पर आपके पास अपने p की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है और उनको e की डायरेक्शन में कर्ल करना है। सो जो आपके पास थंब है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और यहाँ पर अगर आप करके देखो, आप p की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, अब उसे e की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो आपके पास जो टॉर्क आएगा वो इन टू द पेज आएगा। योर थंब विल पॉइंट आउट इन टू द पेज, यू कैन ट्राई इट। Put your finger in the direction of first vector, that is the electric dipole moment, and curl your finger in the direction of electric field. Your thumb will point out in the direction of torque, and that will be into the page. और इसका यस मैम हो मैग्नीट्यूड, गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, p क्रॉस e है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा p e sin थीटा, एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक छोड़ दिया हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क मैग्नीट्यूड फॉर व्हाट एंगल थीटा इज द टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ये आप क्वेश्चन नोट कर लें, ये लेक्चर के एंड पे फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। अभी मैंने इस क्वेश्चन को ओपन छोड़ दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क मैग्नीट्यूड एंड फॉर व्हाट एंगल थीटा इज द टॉर्क मैक्सिमम। You please note down this question and I will ask this question at end of the lecture. Okay, may I? ये d by 2 sin थीटा समझ नहीं मुझे। d/2 sin थीटा, ये इस फिगर में इस डिस्टेंस को शो किया हुआ है। जो आप टॉर्क में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो ना, अगर आप फार्मूला देखो तो क्या होता है, टॉर्क होता है RF sin थीटा। सो अगर आप इस डायरेक्शन में, अगर आप जैसे आप जैसे वर्क में हम लेते थे कि अगर आपके पास दो चीजें होती है, मैम ये आगे समझ आ, और ये 1/2 का कैसे है? 1/2 बेटा ये हाफ होगा ना, सेंटर के अराउंड है, टोटल डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है, d है, तो सेंटर के अराउंड ये वाला कितना होगा, d/2, और ये वाला भी कितना होगा, d/2, दोनों एड अप होके फिर d हो जाएंगे एंड पे। दोनों चार्जेस जो है वो सेंटर के अराउंड रोटेट करेंगे ना, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब हमने टॉर्क के बाद फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आपके पास डाइपोल है वो इस तरह रोटेट करेगा और आपके पास एंगल थीटा रिड्यूस करने की डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पर डाइपोल ऐसे है ना, अगर वो उसको रोटेट करेगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये एरो शो कर रहा है कि इधर को रोटेट होगा, तो आपके पास थीटा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल रिड्यूस होगा। So if the dipole is free to rotate, the electric field does work to rotate the dipole. जाहिर है अगर आपके पास डाइपोल को आपने रोटेट कर सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल विल रोटेट, एंड दिस विल रोटेट इन द डायरेक्शन सच दैट टू रिड्यूस एंगल थीटा। टॉर्क टेंड्स टू रिड्यूस द एंगल थीटा। हमारे पास जो वर्क डन और टॉर्क के दरमियान रिलेशन है
इसे आप फाइंड कर सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू टॉ डॉट डी थीटा। इससे अगर आप करना चाहिए तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास जो लीनियर मोशन होती है उसमें वर्क इक्वल होता है ना एफ डॉट डी के लीनियर मोशन में वर्क किसके इक्वल होता है एफ डॉट डी के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इसी तरह से अगर आप रोटेशन में देखो, जब रोटेशनल मोशन है तो आपके पास जो वर्क डन है वो किस में आएगा, आपको पता है कि लीनियर मोशन में फोर्स को रिप्लेस करता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क, लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और रोटेशनल मोशन में रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने ये पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में फिजिक्स में। तो अब आप रोटेशनल ले रहे हैं ना कि टॉर्क रोटेट करेगा, तो टॉर्क रोटेट करेगा तो जो टॉर्क और वर्क का रिलेशन है उसमें क्या आएगा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। वी टेक फोर्स इन द लीनियर मोशन और टॉर्क इन द रोटेशनल मोशन। और जैसे वहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि आपके पास ये जो चार्ज है ये रोटेट हो रहा है तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये थीटा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी की जगह क्या आ जाएगा टी डॉट डी थीटा। इंटीग्रल इसलिए कि हमने इंटीग्रल लगाया है कि आपके पास जो टोटल वर्क डन आएगा, इनिशियल एंगल लेट्स सपोज अगर कोई थीटा नॉट था तो फाइनल एंगल क्या है, कोई थीटा है। कि आपके पास द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एन इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू द थीटा। आपने जैसे वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड में आप उसका समेशन ले लेते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी में आप समेशन ले लेते हैं। तो समेशन और इंटीग्रेशन में आपको बताया है कि उसकी एक एडवांस फॉर्म कह सकते हैं हम। सो W इज इक्वल्स टू टॉ डॉट डी थीटा में क्या आ जाएगा, टॉ और डी थीटा का जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें मैंने माइनस साइन लिखा है, क्यों, क्योंकि जब टॉर्क एक्ट कर रहा है यहाँ पर, जब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो एंगल थीटा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिडक्शन को हम किससे शो कर रहे हैं, माइनस एंगल से। द टॉर्क एक्ट्स टू रिड्यूस एंगल थीटा। सो W इज इक्वल्स टू माइनस टॉ डॉट डी थीटा आएगा, और टॉ डॉट डी थीटा को अगर आप डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा माइनस टॉ डी थीटा। एक मिनट, किधर गए हम, बहुत आगे आ गए, सॉरी। मैं इनको बोल्ड से शो कर देती हूँ कि आपके पास टॉ डॉट डी थीटा किसको शो कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो आपके पास माइनस साइन आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि आपके पास जो टॉर्क है वो रिड्यूस कर रहा है एंगल रोटेशन को। अब अगर यहाँ पर मैं टॉर्क की वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या आएगी, माइनस ये वाला माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। इससे आगे आप देखो, अब यहाँ पर साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। अगर आप इंटीग्रल साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, उस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। व्हाट आई हैव डन इज in this equation of work done W is equals to minus tau d theta integral this, I have substituted the value of torque, and जब आप टॉर्क की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन किसके अक्रॉस होगी, इस रोटेशन में एंगल थीटा के अक्रॉस। सो इंटीग्रल साइन थीटा की वैल्यू आएगी माइनस कॉस थीटा, माइनस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाइड और द वर्क डन विल बी माइनस पी ई cos theta minus cos theta naught. The work done depends only on the initial and final coordinates and not on how you go from one initial to the final coordinates. ये हमने पहले भी कहा है कि वर्क डन आपके पास क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें भी आपके पास जो वर्क डन है, अब आप इस फार्मूला में देख लें तो वर्क डन आ रहा है cos थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। यानी वर्क डन डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल एंगल क्या था और फाइनल एंगल का क्या था, दरमियान में आपके पास आपने क्या पाथ लिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब आपके पास जो वर्क डन होता है, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर भी आप देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी, तो वर्क आपके पास किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। आपके पास जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के। तो अगर आप यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे आपने मैं आपको टॉपिक रिवाइज कराती हूँ थोड़ा सा, आपने पढ़ा था
चैप्टर 13 जहां पर आपके पास एक पॉइंट चार्ज था, उसके अराउंड आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी सेकंड ईयर में। वहां पर आप क्या लेते हैं, आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप कहते हैं कि आपके पास चेंज इन पोटेंशियल के बजाय जब आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है तो यू यूज अ रेफरेंस पॉइंट जहां पर आप आर इन्फिनिटी लेते हैं। उस आर इन्फिनिटी पे आप कहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। सो उसके लिहाज से आप रेफरेंस के लिहाज से क्या फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, और आपके पास जो डेल्टा यू है वो माइनस दिस इज दिस के इक्वल है। अगर आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हम अपना जो इनिशियल पॉइंट है उसको वो पॉइंट सपोज करते हैं जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। तो अगर हम थीटा नॉट को 90 डिग्री लेते हैं तो आपके पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, थीटा नॉट वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि कॉस 90 क्या आएगा, जीरो आएगा। सो यू विल बी इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ द डॉट प्रोडक्ट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है U दैट इज विल बी इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस P डॉट E के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। Initially, you place the dipole in an external electric field. The dipole is rotated, and that rotation is the some torque, और torque से देखो जैसे आपके पास लीनियर मोशन में फोर्स क्या होता है, एक ड्राइविंग चीज होती है जिसकी वजह से वर्क डन होता है। सिमिलरली अगर रोटेशन प्रोड्यूस हुई है, एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो देयर विल बी सम वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, and this is U is equals to minus P dot E। अब ये जो U is equals to minus P dot E है या फिर minus P E cos थीटा है, इसमें अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, ये देखो थीटा जीरो का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है ना। What will be potential energy if dipole moment and electric field are parallel? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने शो की है। अगर P और E पैरेलल हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस पी ई कॉस जीरो आएगा। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी इंटू ई। अब माइनस पी ई का मतलब है कि ये आपके पास एक मिनिमम, देखो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है उतनी स्टेबल ज्यादा होता है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। सो एक हर जो सिस्टम है दैट टेंड्स टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड टेंड्स टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट टू द लो, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है, क्यों, क्योंकि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लो में मूव करता है, तो वो स्टेबल कंडीशन होती है। तो यहाँ पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, माइनस पी इंटू ई। अब आप ये देखो आपके पास एक डाइपोल था जिसकी डायरेक्शन ये थी, लेट्स सपोज ये थी डाइपोल की डायरेक्शन, ये कि आपके पास ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा था। टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, टॉर्क इस तरह से एक्ट करेगा कि एंगल थीटा रिड्यूस हो। लेट्स सपोज टॉर्क एक्ट किया और आपके पास एंगल थीटा रिड्यूस हुआ, और जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या है, माइनस पी डॉट ई। और आपके पास ये जो डाइपोल जो है वो जो पहले इस डायरेक्शन में था, पहले इस तरह एक टिल्टेड पोजीशन में था, उस टिल्टेड पोजीशन से रोटेट होके आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ गया है। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है इस साइड पे कोई पॉजिटिव सोर्स है, लेफ्ट साइड पे देयर इज सम पॉजिटिव सोर्स from which the electric field lines are originating, and on the right side electric field lines end हो रही हैं, that means यहाँ पर कोई नेगेटिव सोर्स है। तो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो यही होगी ना कि इस साइड पे एक नेगेटिव चार्ज सेट हो जाए और ये जो डाइपोल है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन इधर सेट हो जाए, अट्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। अगर इससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो रिपल्शन आ जाएगी। अब आपके पास आई रिपीट, if you substitute theta is equals to 0 degree in the formula for the electric potential energy, which is U is equals to minus P dot E, you see that if the vector is parallel तो क्या आएगा, cos theta 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि साथ एक नेगेटिव साइन है
सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, माइनस पी ई आएगा। और ये क्या है, ये कंडीशन है फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपने एक क्वेश्चन शुरू में नोट किया था टॉर्क वाला, और एक क्वेश्चन ये नोट करें, शो द डायग्राम एंड राइट द वैल्यू ऑफ u व्हेन p एंड e आर एंटी पैरेलल। अभी आपने शो किया है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल थे, सो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आया है, और उसमें you get minimum potential energy that was minus PE. So please note down this question. Show the diagram when P and E are anti-parallel and write the value for the potential energy. Have you noted the question? प्लीज क्वेश्चन नोट करें, हम लेक्चर के एंड पे आपसे मैं पूछूंगी। ये जो एक क्वेश्चन आपने पहले नोट किया छोटा सा, और एक ये नोट किया। ओके मैम। Show by the diagram and write the value of u when P and E are anti-parallel. एक और कंडीशन अभी हमने बात की ना, पहले हमने बात की पैरेलल की, फिर एंटी पैरेलल मैंने आपके लिए छोड़ दिया। और एक बात है, अगर आपके पास 90 डिग्री हो, अगर 90 डिग्री हो तो आप देखो आपके पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव सोर्स है ना, नेगेटिव साइड पे, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड और एंडिंग एट द नेगेटिव। अब थीटा अगर 90 होगा तो जो एनर्जी आ जाएगी इस डाइपोल की, वो क्या आ जाएगी, जीरो। अब आपके पास ये डाइपोल की एनर्जी क्या है, जीरो है। आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव साइड इक्वली यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है और इक्वली इधर से रिपेल, सॉरी इधर से रिपेल हो रहा है और इधर अट्रैक्ट हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है और इक्वली यहाँ पे रिपेल हो रहा है। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। एंड दिस इज नॉट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये वाली थी जब पैरेलल थे, और जब 90 डिग्री पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। एंड आई हैव ओपन अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज व्हाट विल हैपन व्हेन पोटेंशियल एनर्जी विल बी so what will be the potential energy when electric dipole moment and electric field lines will be anti-parallel.